ITAS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आज ITAI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के कुछ छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जो CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर में चल रहा है, 21 दिसंबर को एग्ज़ाम है, 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है और ये आप एग्ज़ाम देने वाले हो दिसंबर में, तो आप इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। जितना क्वेश्चन रहेगा CBT एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए हम बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगला वीडियो अपडेट हो मिलता रहे। ये जितना क्वेश्चन रहेगा CBT एग्जाम में ये सब पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप लोग देखते चलिए। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन 4 है आपके पास, ऊष्मा है, गतिशील है, रासायनिक या यांत्रिक। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताइए आप लोग। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। जैसे जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और CBT एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये आपके सामने एक DC जनरेटर का भाग है जिसमें X के रूप में चिन्हित यहाँ पे दे दिया गया है, इसका नाम पूछ रखा है, क्या होगा? 4 ऑप्शन है, आर्मेचर कोर, ब्रश है, कम्यूटेटर रेंज है या कम्यूटेटर खंड है, बताइए। तो ये आपके सामने जो दिया गया है ये क्या है? तो ये कम्यूटेटर रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय बहुत कम है इसलिए कोशिश करेंगे जितना जल्द से जल्द हो सके हम लोग ज़्यादा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, 4 पोल DC जनरेटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर होते हैं? देखिए इसमें 2 तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ करके चले आते हैं, वो क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे पहले इसको देख लीजिए। 4 पोल DC जनरेटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? आप लोग बताइए। कहीं आप लोगों ने 2 पढ़ा होगा, कहीं आप लोगों ने 8 पढ़ा होगा, तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर किया जाता है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्या होगा? 4 पोल DC मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? तो वो 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2। और वही हमें एक बता दें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 4 पोल DC जनरेटर में यहाँ पे पूछ रखा है, ठीक है। यहाँ पे जनरेटर पूछ रखा है और यहाँ पे क्या पूछ रखा था? यहाँ पे 4 पोल DC मोटर की आर्मेचर में पूछ रखा था, ठीक है। आप लोग माइंड में बैठाइएगा ये सब क्वेश्चन। आपको नीमी में ये सब क्वेश्चन नीमी का ही है और नीमी में बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे गड़बड़ मत कीजिएगा। 4 पोल DC मोटर की यहाँ पे पूछ रखा है तो 2। जनरेटर का हम बात करें तो जनरेटर आपसे पूछे 4 पोल DC जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं, तो कितना होता है आप लोग बताइए। अब इसको, ये जनरेटर है और वो वाला मोटर था, मोटर के लिए 2 आपका, ये आप माइंड में बैठाइएगा। और जनरेटर के लिए ये 3 है और यहाँ पे जो जनरेटर के लिए कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। तो जनरेटर के लिए 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मोटर के लिए 2 हो जाएगा। ऐसा आप सबको सवाल देखने को मिलेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, इसको हम थोड़ा छोटा करना चाहेंगे और नहीं होगा छोटा अब। क्यों DC जनरेटर, यहाँ पे पूछ रखा है क्यों DC जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है? क्यों खो देता है जी? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग पढ़िए और राइट आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए क्यों DC जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है? तो देखिए रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है, इसलिए जो है अपने जो DC जनरेटर है अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। तो देखिए यहाँ पे रोटेशन की दिशा यहाँ पे है, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है, ठीक है। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग माइंड में बैठाते चलिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के DC जनरेटर का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे आपसे पूछ रखा है आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के DC जनरेटर का उपयोग किया जाता है? आप लोग बताइए। राइट आंसर आप लोग पढ़िए, शंट का या श्रेणी जनरेटर या विभेदक यौगिक जनरेटर या संचय यौगिक जनरेटर। यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताइए कौन होगा। तो देखिए हमें वेल्डिंग करना है, हमें हीट देना है उसको, उसके बाद वेल्डिंग करना है, तो विभेदक यौगिक जनरेटर का हम उपयोग करते हैं। मायने बैठाइए किसका? विभेदक यौगिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय बहुत कम है। DC मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन से नियम निर्धारित करती है? DC मोटर है आपका जिसमें आर्मेचर घूमता है, तो घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? 4 ऑप्शन है, दाहिने हाथ का पकड़ नियम, दाहिने हाथ का हथेली नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग जरूर बताइए कौन होगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यहाँ पे जो पूछ रखा है DC मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा, तो मोटर यहाँ पे पूछ रखा है तो फ्लेमिंग के बाएं, जनरेटर पूछता तो हमें फ्लेमिंग के दाएं हम बताते, ठीक है। क्या मोटर पूछा है फ्लेमिंग के दाएं, फ्लेमिंग के
बाएं, सॉरी यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं, मोटर के लिए फ्लेमिंग के बाएं, जनरेटर के लिए फ्लेमिंग के दाएं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समय बहुत कम है, आर्मेचर को संतुलित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। यहाँ पे पूछ रखा है आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। कैसे आप आर्मेचर को संतुलित कर सकते हो, स्थैतिक संतुलन के माध्यम से, या गतिशील, या यहाँ पे काउंटर संतुलित, या शीशा बाहर संतुलित के यहाँ पे प्लग किया जा सकता है। ऐसे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग बताइए। तो हम आपको बता दें कि आर्मेचर को संतुलित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो यहाँ पे गति संतुलन बनाए रखना, ये आप लोगों का प्रभावी संतुलन है। क्या गति की संतुलन आप बनाए रखिएगा तो आर्मेचर को जो संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका ये होता है कि गतिशील संतुलन बनाए रखें। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। देखिए जी कैसा स्टार्टर दिया गया है, एसी मोटर स्टार्टर आप सभी के सामने है। यहाँ पे मोटर भी लगा हुआ है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, और यहाँ पे देख लीजिए लोड भी है। ठीक है, RYB के साथ लोड भी है, और 4 ऑप्शन है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रखा है इसको आप लोग देखिए, यहाँ पे पूछ रखा है एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। ये जो एसी मोटर स्टार्टर है इसका नाम आप लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए जल्द से जल्द कौन होगा ये। तो देखिए ये जो आपके सामने है ऑटो ट्रांसफार्मर, क्योंकि यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर एक लगा हुआ है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ध्यान में रखिएगा क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, जल्द से जल्द, यहाँ पे समय बहुत कम है। AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। और हालांकि आप लोग इसको याद किए होंगे, CBT एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, बताइए आप लोग। यहाँ पे ये आप लोगों का तुल्यकालिक गति बराबर 120 F/P हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फोर्स बटे पावर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति 6 ध्रुव वाले AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति यहाँ पे पूछ रखा है, जो ये पिछले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और दिसंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूछा गया था। तो देखिए ये जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ये बनाने के लिए तो हमारे पास अभी बोर्ड नहीं है, बट हम आपको बता दें इसका जो है निमी में ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे माइंड में बैठाइएगा, एक आप लोग याद रखिएगा 1000 RPM। ठीक है, क्या 1000 RPM याद रखिएगा जब 50 हर्ट्ज की आवृत्ति। ठीक है, इंडिया में कितने फ्रीक्वेंसी है आप लोग बताइएगा ज़रूर, 50 हर्ट्ज है। और यहाँ पे 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर जब 6 ध्रुव जो होता है, 6 ध्रुव AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति को ज्ञात करना, तो 1000 RPM आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 RPM आप लोग ध्यान में रखिएगा। कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या होता है, बताइए। कॉइल की औसत परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, बताइए जल्द से जल्द। कॉइल की औसत परिधि हमें ज्ञात करना है, समय बहुत कम है आपके पास, बताइए। तो log in + log out by 2 होता है, ध्यान में रखिएगा, सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या पूछ रखा है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा। और इसका हम आपको बता दिए ऊपर वाले का जो 1000 RPM होता है, तो आप लोग माइंड में बैठाइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किस मोटर में यह विशिष्टता है। ये जो आपके सामने विशिष्टता दिया गया है ये कौन से मोटर में होता है, बताइए। श्रेणी मोटर, शंट मोटर, संचय यौगिक मोटर, या विभेदक यौगिक मोटर, किस में होता है। तो ये संचय यौगिक मोटर में होता है। क्या, संचय यौगिक मोटर। अगला क्वेश्चन ACCR, इसको भी हम आपको बता चुके हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ACCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जो ये क्या करता है बताइए, इसका मुख्य उपयोग क्या है। तो मोटर को गति की कंट्रोल करने का यह काम करता है, मोटर की गति कंट्रोल करता है। क्या करता है, मोटर की गति, ध्यान में रखिएगा ACCR। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एम्पलीफायर का नाम आपसे पूछ रखा है। हालांकि एम्पलीफायर 2-3 तरीके से आपसे पूछ सकता है, तो ये जो है एक ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये एम्पलीफायर जो है इसका नाम क्या है, आप लोग बताइए एम्पलीफायर का नाम। ठीक है, 3 तरीके से यहाँ पे एम्पलीफायर आपको दे सकता है, निमी में ज़्यादातर दिया जाता है, बट ये ज़्यादातर आता है। तो ये जो एम्पलीफायर का नाम है इसका नाम क्या है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, क्लास B पुशपुल एम्पलीफायर, या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, या क्लास AB पुशपुल एम्पलीफायर। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए 2 ऑप्शन यहाँ पे डिफेक्ट दे दिए गए हैं, आप लोग देखिएगा यहाँ पे, बताइए कौन होगा जल्द से जल्द, समय बहुत कम है। तो देखिए क्लास B पुशपुल एम्पलीफायर, और कहीं कहीं अक्सर स्टूडेंट ये मार देते हैं क्लास AB पुशपुल एम्पलीफायर, तो आप लोग माइंड में बैठाइए क्लास B पुशपुल एम्पलीफायर होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ये तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये मोटर की गति नियंत्रण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। इसमें कौन सा वर्ड है, कौन सा ये आपका अक्षर है जो यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? तो आर है, क्या है? आर है। आप लोग ध्यान में रखिएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। कितने होते हैं हेक्साडेसिमल प्रणाली संख्या में? हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण? 16 वर्ण। कितने वर्ण? 16 वर्ण होते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एक जो है ये कलर कोड आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे क्रमशः 4 रंग है, बैड, लाल, यहाँ पे बैगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान कितना होता है? तो ये भी न्यूमेरिकल है, आपको याद करना होगा। जितना जो कलर कोड है उसको आपको याद करना होगा, ठीक है। जितना कलर कोड है, जैसे एक ट्रिक होता है याद करने का, बैड बॉय रोए, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, ये सब जो है ऐसे आप लोगों का शॉर्ट ट्रिक होता है। ऐसे हम एक वीडियो आपको दिए होंगे, ठीक है। तो ये कलर कोड याद करना होगा, उसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा। बट आप लोग याद रखिएगा, ऐसे ये न्यूमेरिकल है तो माइंड में ये बैठाइएगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे ये वाला दे दे, आपको निमिम से ही आपको दिया जाता है, तो ये वाला आपको दे दे तो आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा। यहाँ पे ये आप लोगों का हो जाएगा, जैसे 25,600 से 50 ओम बराबर 50 ओम और यहाँ पे 28,335, ये आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा। ये सीबीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे हालांकि बोर्ड नहीं है, नहीं तो हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल बना देते हैं, ऐसे समय भी बहुत कम है। फुल वे रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? ये आपके सामने फुल वे रेक्टिफायर सर्किट है जिसमें आउटपुट वोल्टेज पूछ रखा है। ये तो ब्रेकर है, यहाँ पे टूटा हुआ है, हालांकि यह निर्गत नहीं है। क्या है? निर्गत नहीं है। आप लोग इसमें पहले जितना जो आपका ये सर्किट दिया गया है इस पर पहले गौर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ब्रेक है, हालांकि यह निर्गत नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें जो आउटपुट होगा वो नहीं नो आउटपुट होगा, निर्गत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, समय बहुत कम है, क्या है जी? यहाँ पे सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करता है? जो आप लोगों का सत्य तालिका ये दिया गया है, हालांकि जो गेट से रिलेटेड होता है, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये सब XOR गेट, ये सब जितना जो आप लोगों का गेट है सभी का एक सत्य तालिका बनाया जाता है। तो ये आपके सामने जो है ये +B और यहाँ पे @ जो ऊपर दिया गया है यहाँ पे, ये क्या है बताइए? इसका ये किसको संदर्भित करेगा? 4 ऑप्शन है, बताइए किसको संदर्भित करेगा? 2 इसमें से आपसे सवाल पूछा जाता है। ये संदर्भित नॉर को करेगा, क्या? नॉर, A+B। ये तो आप लोगों का यहाँ पे और गेट का हो गया, और प्लस में यहाँ पे ये ऊपर वाला NOR नॉट को रहता है, तो यहाँ पे N लग जाएगा सिर्फ। दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग बताइए। ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है बताइए? तो हम किस लिए करते हैं? सिंगल को 180 डिग्री फेज से शिफ्ट करने के लिए करते हैं, ये आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा। सिंगल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए हम करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या पूछ रखा है, एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिनत है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन अब आप लोग पढ़िए, समय कम है इसलिए। एमीटर एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है, एक दोलक के रूप में कार्य करता है, और एक खुले सर्किट के रूप में कार्य करता है। क्या करता है बताइए? तो एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। जो आप लोगों का एक ट्रांजिस्टर का जो कार्य होता है, एक एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिनत होता है, जो एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। कंट्रोल पैनल वाइंडिंग में प्रयुक्त गौण का क्या नाम है? लक्स, थिम्बल, क्रोमेसेट या सीरा संयोजक? क्या है आप लोग बताइए जल्द से जल्द। तो एक क्रोमोसेट है, क्या है? क्रोमेट है, सॉरी क्रोमोसेट नहीं, क्रोमेट है। क्या है? क्रोमेट है। कंट्रोल पैनल वाइंडिंग में प्रयुक्त गौण का नाम क्या है? तो क्रोमेट है, ठीक है। तो ये आप लोग जो है जितना क्वेश्चन है राइट आंसर आप लोग माइंड में बैठाते चलिएगा। सीबीटी एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट है।
और वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो अपडेट हो मिलता रहे। जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा हम आपको दे देंगे, और रिजल्ट कब आएगा वो हम वीडियो आपको दे चुके हैं। कब आएगा से जस्ट अपलोड हुआ है, आप सब जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो है हम वीडियो का एंड करेंगे। कमेंट बॉक्स में कोई मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उन्हें भी पता चल सके और उन्हें भी हेल्प मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंदर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।